दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे वजह तो आपको पता ही है। बाजार में आज जबरदस्त गिरावट का माहौल बना, मार्केट क्रैश कर गया, सभी स्टॉक नीचे आए। इस वजह से जियो फाइनेंशियल भी नीचे आया, लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल ने एक नई सर्विस शुरू कर दी है। जिस तरह से लगातार हर 20 दिन में हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई नई सर्विस शुरू कर रहे हैं, ये एक इशारा है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल संस्था बनने जा रही है, जियो फाइनेंशियल। इसके अलावा जियो का ही नया आईपीओ आने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में क्या है संभावना जियो फाइनेंशियल से? स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया गिरावट की वजह से। क्या इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए या फिर अभी भी दबाव की स्थिति बाकी है? जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में बाजार में रिकवरी थी, वो सारी रिकवरी एक ही दिन में धराशायी हो गई। पॉजिटिव खबर आती है, बाजार थोड़ा सुधरता, फिर गिरावट हो जाती है। अभी भी माहौल तो ठीक नहीं है, लेकिन अच्छे स्टॉक है जो आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर सकते हो, उसमें जियो फाइनेंशियल भी शामिल है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो 24,951 के स्तर पे क्लोजिंग थी और यहाँ पे 3.76% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो सेंसेक्स के मुकाबले भी देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में आज गिरावट बहुत बड़ी थी, लगभग 0.4% की गिरावट आज हमने देखी है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यूएस फेड ने देख सकते हो कि इस बार रेट कट नहीं किया। एक विश्वास था कि इस बार रेट कट होगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट में घटाव नहीं किया है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर दबाव में आ गया कि महंगाई बढ़ने का डर दिखने लगा इस समय। अब यहाँ पे देखो कि एफआईआई लगातार बाजार से पैसे निकाल रहे, आज भी उन्होंने बिकवाली की है। तो देख सकते हो कि आज डीआई की तरफ से 15,669 करोड़ की फ्रेश खरीदारी हुई। उन्होंने 12,259 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब आज उन्होंने लगभग 3,409 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले कई समय से लगातार बाजार को संभाल रहे डीआई, आज भी उन्होंने खरीदारी की है। लेकिन अगर हम बात करें एफआईआई की, तो आज उन्होंने 9,570 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 16,777 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली कर दी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आज 7,207 करोड़ की बिकवाली की है। तो इस बड़ी बिकवाली की वजह से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। एफआई लगातार बिकवाली करे बाजार से, जब से ये ग्लोबल रीजन सारे शुरू हुए इंडिया से पैसा निकल रहा है, जिसकी वजह से अब देखिए तो डॉलर के सामने हमारा इंडियन रुपीज भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 240 पर क्लोजिंग थी, 3.22% की गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट तो होनी थी, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 0.4% की गिरावट हुई है। तो ये गिरावट थोड़ी सी कम है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए 248 पर क्लोजिंग थी कल की, आज 242 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और इंट्राडे में 244 का हाई बन पाया आज, क्योंकि सुबह गिरावट के साथ शुरुआत हुई बाजार की, जिसकी वजह से ये 237 तक आ गया। अब 203 इसका 52 वीक का लो बना हुआ है, स्टॉक उसी के आसपास है। हाई जो है 338 का है, तो उस लेवल से 100 रुपये डिस्काउंट पे आ गया स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से। तो इस समय बाजार की गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिला, स्टॉक काफ़ी कमजोर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार फैसला किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस ने। जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से अब आप देख सकते हो कि बिना एटीएम मशीन के आप यूपीआई से कैश का निकाल कर सकते हैं। तो ये जेपीबीएल का एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जियो पेमेंट बैंक ने। तो अब देख सकते हो कि ये जो सर्विस है, ये जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है यानी बीसी टच पॉइंट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जहाँ पे ग्राहक क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे कैश निकाल पाएंगे। इससे डिजिटल पेमेंट और नकद लेन-देन का जो बीच की दूरी है उसको कम करने में मदद मिलेगी। यानी एक बड़ा शानदार फैसला, बिना एटीएम कार्ड के आप कैश निकाल सकते हो, वो भी यूपीआई से। तो ये देख सकते हो कि जियो पेमेंट के माध्यम से जो नई सुविधा शुरू की है, जिसपे कस्टमर यूपीआई का जो क्यूआर कोड स्कैन करके अपने यूपीआई ऐप के ट्रांजैक्शन से ऑथराइज कर आसानी से कैश निकाल पाएंगे बीसी पॉइंट से। तो कंपनी के अनुसार ये सेवा विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए ग्राहकों के लिए काफ़ी मददगार होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में एटीएम बहुत ज़्यादा सीमित है। आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको उतने एटीएम देखने को नहीं मिलेंगे। अब वहाँ पे दूसरी सेवाएं नहीं होती जहाँ से कैश नहीं निकाल पाते। आप यूपीआई ट्रांजेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैश की आवश्यकता है तो वो मिल नहीं पाता, क्योंकि हर बार हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में कैश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वहीं पे एटीएम की सीमित संख्या होने की वजह से आप कैश नहीं निकाल पाते। आपको पास के बड़े गांव में या शहर में जाना पड़ता है। इसीलिए अब आप एक इसको प्रॉब्लम को सामने समझ के जियो ने एक नया फैसला किया है।
अब यूपीआई के माध्यम से आप कैश निकाल सकते हैं। तो इस नई सुविधा के तहत ग्राहकों को डेबिट कार्ड या एटीएम मशीन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस सेवा के लिए बिज़नेस जो कॉरेस्पॉन्डेंट है यानी बीसी टच पॉइंट के ज़रिए वो ये उपलब्ध कराई जा रही है, जहाँ ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे कैश विथड्रॉ कर पाएँगे। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इस पहल से उन लोगों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने में मदद मिलेगी जो पहली बार यूपीआई आधारित लेन-देन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कदम देश में डिजिटल पेमेंट के विस्तार और कारोबारी इंक्लूजन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। यानी बहुत ही शानदार फैसला जियो फाइनेंशियल ने किया है, जिससे आने वाले समय में इनका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा और कंपनी के बिज़नेस में नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कंपनी का यहाँ पे मानना है कि अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और विस्तृत नेटवर्क के जरिए देश के अधिक से अधिक लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में हम सक्षम हैं। तो इनके पास एक विशाल नेटवर्क है, टेलीकॉम का भी है और रिटेल का भी है, जिसके माध्यम से अपनी सर्विस आगे पहुंचा पाएंगे। और ये शानदार फैसला जिसे हम कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल का बिजनेस जबरदस्त आगे से आगे ग्रो कर सकता है। दूसरी तरफ जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ आने की तैयारी हो चुकी है। 17 जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जियो टेलीकॉम सेक्टर का अलग से जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए कंपनी ने 17 जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उनको चुन लिया है। इसमें गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े विदेशी बैंक भी शामिल है। वही कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल सर्विस, एसबीआई कैपिटल, ऐसे बहुत सारे इंडियन बैंक भी इससे जुड़े हुए हैं। एचएसबीसी भी इसमें शामिल है। तो ग्लोबल और इंडियन बड़े बड़े बैंकों को ये काम सौंपा गया है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाना है। तो यहाँ पे आप देखिए रिलायंस इस समय ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। यह काम सरकार और मार्केट रेगुलेटर सेबी के लिए नए नियम आने के बाद शुरू हुआ है। नए नियमों के अनुसार अगर कंपनी बहुत बड़ी है और उसका आकार 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है तो उसे कम से कम 1% हिस्सेदारी और 15,000 करोड़ रुपए के बराबर शेयर जनता को देने होंगे। तो इस नियम के तहत यहाँ पे आगे की कार्रवाई बढ़ रही है। तो यहाँ पे शुरुआत में जनता की हिस्सेदारी 15% से कम रहती है, तो कंपनी 5 साल में इसको 15% और 10 साल में 25% तक बढ़ाना होगा कंपनी को। शुरुआत में 15% या उससे ज़्यादा है तो 5 साल में 25% तक पहुँचाना होगा। साथ ही ज़रूरी एक बात यह है कि कंपनी को कम से कम 2.5% शेयर जो जनता को देना ही होगा, चाहे उसका आकार कितना भी बड़ा हो, ये 2.5% शेयर तो डाइल्यूट करने ही होंगे। तो नियम खास तौर पर जियो प्लेटफॉर्म जैसी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उनकी जो कीमत से जो इस सीमा से काफ़ी ज़्यादा है। अनुमान के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म की कुल कीमत 180 अरब डॉलर हो सकती है। ऐसे में अगर कंपनी 2.5% की हिस्सेदारी बेचती है तो इससे करीब 4 से लेके साढ़े 4 अरब डॉलर जुटा सकती है कंपनी और ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक इशू बन सकता है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि शुरुआत में बाजार में बहुत कम शेयर उपलब्ध होंगे, जिससे मांग ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी और लिस्ट होने के बाद शेयरों की कीमतों को इससे सहारा मिल सकता है और शेयर आगे जाके बढ़ सकते हैं, अच्छा फ़ायदा हो सकता है। कंपनी के बिज़नेस की बात करूँ, ये सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर तक सीमित नहीं है। कंपनी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, बिज़नेस सेवाएँ भी दे रही है। कई डिजिटल सेवाएँ कंपनी दे रही है। आईपीओ कंपनी की बड़ी योजना का एक हिस्सा है, जिससे वो अपने डिजिटल कारोबार को असली कीमत लाने में कामयाब हो पाएगी। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक महीने के अंत तक दस्तावेज़ जमा कर सकती है कंपनी। ये आईपीओ कब आएगा, ये अभी तय नहीं है। बाज़ार की स्थिति और मंजूरी और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने पर निर्भर रहेगा। तो अभी बाज़ार की स्थिति थोड़ी ख़राब है, तो अभी तो जो आईपीओ नहीं लाया जाएगा, लेकिन जल्दी सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके कंपनी आईपीओ लाएगी। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और इसमें निवेशकों के लिए जो शेयर होल्डर ऑलरेडी है रिलायंस वगैरह के, उनको अलग से कोटे में भी बेनिफिट दिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।